नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम्स में। आज हम करने वाले हैं ITI वेल्डर के क्वेश्चन पेपर 2022-23 का क्वेश्चन पेपर जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट को हम पोलैरिटी भी कहते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और इसको मैं आपको अभी बताने भी वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है, और आपको जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे डिटेल्स में ही मिलेंगे। अगर हम वेल्डिंग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव को ही हम पोलैरिटी कहते हैं। पोलैरिटी भी दो प्रकार की होती हैं, एक हमारी होती है रिवर्स पोलैरिटी और एक हमारी होती है स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में हमारा इलेक्ट्रो तो नेगेटिव होता है लेकिन वर्क हमारा पॉजिटिव होता है। जैसे ये हमारा पॉजिटिव है वर्क और इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव है, तो ये हमारी हो गई स्ट्रेट पोलैरिटी। सिमिलरली रिवर्स पोलैरिटी में हमारा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है और वर्क जॉब जो होती है वो नेगेटिव होती है। इसको हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। अगर हमें पोलैरिटी को चेंज करना है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम केबल कनेक्शन को इंटरचेंज कर सकते हैं, इससे भी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की दिशा को ही पोलैरिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ हैमर इज शेप टू फिट द हैंडल रिजिडली। हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? उसका आकार होता है आई होल शेप का, जिससे हम हथौड़े को कठोरता के साथ फिट करते हैं। देखिए एक डायग्राम में आप देखिए कि ये हमारा आई होल है, ठीक है। इसमें जो हैंडल है इसका एंड पार्ट यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से फिट करा गया है, हार्डली से फिट करा गया है। इसका ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, विच मेटल इन वेल्डिंग प्रोसेस इज सब्जेक्टेड टू वेल्ड डीके डिफेक्ट। वेल्डिंग प्रक्रिया में किस धातु को वेल्ड क्षय दोष को अधीन किया जाता है? ऑप्शन से मिल्ड स्टील, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, कॉपर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील। वेल्ड डीके हमारा बेसिकली स्टेनलेस स्टील में जनरेट होता है और इसका कारण क्या है, अगर 12% से ज्यादा क्रोमियम ऑक्साइड एक किसी जॉब के सरफेस पे जमा हो जाए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसका केमिकल रिएक्शन हो जाए तो एक ऑक्सीडेशन लेयर बनती है जो प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रोड को डीप पेनिट्रेट करने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड हमारा ज्यादा कंज्यूम होता है। सो इसका जो क्वेश्चन में कहा गया है कि वेल्ड डीके किस मेटल में होता है, वेल्ड डीके बेसिकली हमारा स्टेनलेस स्टील में होता है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, विच कट ऑफ फाइल्स हैज टू रो ऑफ द आइनो की किस कट में दांतों की दो पंक्तियां होती हैं? ऑप्शन है कर्व कट, सिंगल कट, रैस्प कट, डबल कट। इसका सही उत्तर है डबल कट। देखिए सिंगल कट में एक ही तरफ हमारा लाइन्स ड्रॉ हो रखी हैं जो कि 60 डिग्री एंगल पे है, और डबल कट में क्या होता है, एक लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी और अगली हमारी जो लाइन होगी वो डायगनली कट कर रही होंगी। ये लाइन हमारी कुछ 70 डिग्री की होती है और ये वाली जो लाइन होती है जो डायगनली कट कर रही है अराउंड 51 डिग्री की होती है। सेम चीज यहाँ पे दर्शाई गई है डबल कट में। जो फर्स्ट रो होती है यानी कि ये वाली जो रो होती है उसको हम ओवर कट भी कहते हैं और वो 70 या 71 डिग्री के अराउंड होती है, और जो अदर डायगोनल कट जो करती है लाइन उसको बोलते हैं अप कट और इसका एंगल होता है अराउंड 51 डिग्री। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, डबल कट। अगला सवाल है, व्हाट इज द पोजीशन यूज्ड इन सॉ। सॉ में किस पोजीशन का उपयोग किया जाता है? पहली बात सॉ होता है हमारा SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये सॉ की फुल फॉर्म है। सॉ को बेसिकली हम दो पोजीशन में यूज करते हैं, एक फ्लैट पोजीशन में, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। और एक हम डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम क्या है। देखिए इसका फुल एक डायग्राम है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस डायग्राम को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह का सॉ का डायग्राम होता है। अब तक से आपकी डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये हमारी एक इलेक्ट्रोड लेड है और ये हमारा फ्लक्स हॉपर है। इससे क्या करते हैं, इसकी नॉब को जब हम लूज करते हैं तो यहाँ से फ्लक्स फ्लो करता है इस कॉपर कोटेड इलेक्ट्रोड के अंदर। इसी वजह से इसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। इसका फायदा क्या है, ये एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है वर्क पीस को। यानी कि जो हमने पहले देखा था कि क्रोमियम की वजह से ऑक्सीडेशन जो हो रहा था वो ऐसी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। और इसके दूसरे फायदे क्या है, यह स्पार्क से भी बचाता है और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी इससे काफी कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है, विच इज द ट्रीटमेंट गिवन टू अ पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट ऑन द स्पॉट। मौके पर दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को कौन सा उपचार दिया जाता है? मौके में दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को हम बेसिकली फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, विच इज द हॉटेस्ट पॉइंट इन अ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सी होती है? ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में जो टेम्परेचर होता है, पीक टेम्परेचर होता है वो अराउंड 3000 से 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। और ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम मिल्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, कॉपर एवं एल्यूमिनियम जैसे धातुओं पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी बेसिकली इनर
कोर होती है जो कि व्हाइट फ्लेम से दर्शाई गई है, और बाहर वाली जो ब्लू फ्लेम होती है इसकी आउटर कोर होती है, और इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। व्हाट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ए GTAW, किसे GTAW के रूप में भी कहा जाता है। GTAW होता है हमारा GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये GTAW की फुल फॉर्म टंगस्टन आर्क इनर्ट गैस यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस TIG वेल्डिंग को भी हम GTAW वेल्डिंग कहते हैं। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में जो आर्क फॉर्म होती है या आर्क जनरेट होती है टंगस्टन इलेक्ट्रोड से, वो किस एटमॉस्फेयर में जनरेट होती है? आर्गन और हीलियम के एटमॉस्फेयर के अंदर ये जनरेट होती है। ये जो आर्क दिखाई है ना, इस आर्क की बात चल रही है यहाँ पे, और इसमें इलेक्ट्रोड, इस TIG वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए कोई एडिशनल मेटल या कोई फिलर रोड का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। ये हमारी फिलर रोड वर्क पीस को फिल करने के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए। TIG वेल्डिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज GTAW AKA गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज द इलेक्ट्रोड साइज आइडेंटिफाइड, इलेक्ट्रोड का आकार कैसे पहचाना जाता है। इलेक्ट्रोड का आकार हम उसके इनर कोर के डायमीटर से पहचानते हैं। देखते हैं कैसे। द इलेक्ट्रोड साइज इज रेफर टू द डायमीटर ऑफ इट्स कोर वायर, और वेल्डिंग करंट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोड के साइज से, यानी कि अगर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का साइज इंक्रीज हुआ तो वेल्डिंग करंट भी उसके साथ ही इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जो ये अंदर का मेटल कोर वायर है, ये हमारे इलेक्ट्रोड के साइज को दर्शाता है, और इसके स्टैंडर्ड साइज हमारे 450 mm, 350 mm, 300 mm, 250 mm। और अगर हमें हायर लेंथ चाहिए तो हमें लार्ज डायमीटर का इलेक्ट्रोड को चूज करना होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, विच एसेसरीज इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आई ड्यूरिंग गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। गैस वेल्डिंग के समय हम कलर गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, हैंस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में बेसिकली और जनरली हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपने एक नियम पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसको समाप्त कर सकते हैं, बट एनर्जी किसी अदर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी। तो सेम प्रिंसिपल हम यहाँ भी यूज करते हैं। हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का उपयोग क्यों कर रहे हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हाई करंट काफी ज्यादा हाई होता है, 80 एम्पेयर्स से भी ज्यादा का हम हाई करंट यूज करते हैं, और ये 80 एम्पेयर टू 1200 एम्पेयर तक का करंट हम यूज कर रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ करंट है ये वाला, और उसी समय हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट कम होती है। हमें करंट की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा होती है आर्क वेल्डिंग में, लेकिन वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हमें कम होती है। और हमें अगर हाई वोल्टेज और लो करंट को लो वोल्टेज और हाई करंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। कि नंबर ऑफ जो वाइड रैप्ड होती है ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में, जब वो चेंज होती है तो हमारा करंट और वोल्टेज की वैल्यू भी समानता रूप से चेंज हो जाती है। अगर हम AC देखिए, AC और DC दोनों में हम आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं। AC में हमें जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है वो 50 से 90 वोल्ट की होती है, और जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो 100 एम्पेयर से 3000 एम्पेयर तक की होती है। सिमिलरली हमें अगर हम DC की बात करें तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट तो सेम है, लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है, वो अराउंड होती है हमारी 200 एम्पेयर से 600 एम्पेयर तक की। और फिर से वीडियो को पॉज कीजिएगा, और ये मैंने दोनों AC वेल्डिंग और DC वेल्डिंग के एडवांटेज, एफिशिएंसी इत्यादि पॉइंट दर्शाए गए हैं, तो एक कंपैरिजन बेस्ड है, तो इसको कंपैरिजन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, हम आर्क वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। अगला सवाल है, विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग, गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। गैस लेजर टाइप क्या है, एक तरह का कटिंग टूल है, और उसमें कौन कौन सी गैसेस यूज होती है ये भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन इसमें यूज होता है, हीलियम यूज होता है, कार्बन डाई यूज होता है, और ये अलग अलग तरीके से भी या अलग अलग यूज कर सकते हैं, या इनका मिक्सचर यूज कर सकते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन और CO2 का। और गैस टाइप वेल्डिंग में हमें क्या चाहिए होता है, हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है, और करंट की रिक्वायरमेंट हमारी लो होती है, यानी कि हमें यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, यहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे, क्योंकि हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है और लो करंट की रिक्वायरमेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, व्हाट डज द 4th डिजिट इंडिकेट एज पर AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग। AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है। AWS की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी।
ये AWS की फुल फॉर्म है और ये ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल्स एंड एजेंसीज के लिए अमेरिका में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी डिजिट्स है वो क्या क्या दर्शाती हैं। द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द फर्स्ट 3 रेफर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। ई अगर मान के चलिए जैसे इसमें हमें गिवन ऑप्शन है E6010, ई हमारा रेफर करता है इलेक्ट्रोड को, और जो ये 6 और 0 यानी कि ये 2 डिजिट है ये हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ को डिनोट करती हैं। यानी कि E60 क्या हो गया, 60,000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच PSI ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये 60 बता रहा है। अगर इसकी जगह 40 होता तो 40,000 पाउंड्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ ये हमें डिनोट कर रहा होता है, ये हमें बता रहा होता। अब जो थर्ड डिजिट है यानी कि जो ये 1 है, ये क्या दर्शा रहा है, वेल्डिंग पोजीशन को दर्शा रहा है, किस वेल्डिंग पोजीशन पे के लिए ये इलेक्ट्रोड यूज होगा। और जो लास्ट 4th डिजिट है ये दर्शाती है कोटिंग को और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को ये दर्शाती है। तो जो 0 है ये टाइप ऑफ कोटिंग और करंट को दर्शा रहा है। अब हम इस पे आते हैं दोबारा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था 4th डिजिट क्या दर्शाती है। तो 4th डिजिट जो दर्शा रही है वो टाइप ऑफ कोटिंग और करंट को दर्शा रही है, तो टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग इसका राइट आंसर होगा। अब ये तो बात हो गई हमारी अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी की, लेकिन हम अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी वाला स्टैंडर्ड तो यूज नहीं करते हैं, हम इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि IS वाला स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। तो ISI कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो फर्स्ट डिजिट जो यूज होती है वो यूज होती है टाइप ऑफ फ्लक्स, यानी कि टाइप ऑफ फ्लक्स जो हमारी 4th डिजिट जो यूज हो रही थी AWS में वो हमारी अभी फर्स्ट डिजिट दर्शाती है टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग। सेकंड डिजिट वेल्डिंग पोजीशन को दर्शा रही है। थर्ड डिजिट हमारी क्या दर्शा रही है, करंट कितने एम्पेयर का करंट उसमें यूज हो रहा है। 4th डिजिट हम बताती है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, जो कि हमारी उस पर फर्स्ट 2 डिजिट दर्शा रही थी। और जो 5th डिजिट होती है वो दर्शाती है एलैम्बोशन ऑफ वेल्ड मेटरी टेंसाइल टेस्टिंग। और इसमें एक और डिजिट है 6th डिजिट, वो दर्शाती है इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड मेटल। अगर कोई इंडियन स्टैंडर्ड कोडिंग में आपसे क्वेश्चन करता है तो आपके इसमें कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसमें फर्स्ट 1 से लेके 6 डिजिट तक अलग अलग स्ट्रेंथ या अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में जरूर डालिएगा, इस चीज़ को भी लर्न कर लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। इसमें हम यूज करते हैं बेसिकली स्ट्रेट पोलैरिटी। अभी हमने दोनों तरह की पोलैरिटी पढ़ी थी, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और जो वर्क पीस होता है या जॉब होती है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। ये हमारी स्ट्रेट पोलैरिटी होती है। और स्ट्रेट पोलैरिटी में 2/3 हीट हमारी वर्क पीस पे जनरेट होती है और जो 1/3 होती है 1/3 वो जनरेट होती है इलेक्ट्रोड पे। इसकी वजह से मोर हीट कहाँ जा रही है, हमारी वर्क पीस पे जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो फाइन ग्रेन और यूनिफॉर्म शेप को जनरेट करता है। नॉर्मलाइजिंग स्टील ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। नॉर्मलाइजिंग क्या है, एक तरह का हीट ट्रीटमेंट है जो स्टील मेटल्स में किया जाता है उसके क्रिस्टल्स को रिफाइन करने के लिए। जितने ज्यादा क्रिस्टल स्मूथ होंगे उतनी अच्छी तरीके से हम वेल्डिंग प्रोसेस को कर पाएंगे। नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, हम जो मेटल होता है स्पेसिमेन होता है उसको हम 30 to 50 डिग्री उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव में हीट करते हैं 15 मिनट के लिए और उसको स्टील एयर में यानी कि नेचुरल एयर जो होती है नेचुरल टेम्परेचर पे हम उसको कूल डाउन करते हैं, जिससे क्या होता है फाइन ग्रेन हमारे जनरेट हो जाते हैं और काफी ज्यादा स्टील स्मूथ हो जाता है, जिससे कि वही जो मैंने आपको पहले बताया वेल्डिंग प्रोसेस काफी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है विच पोजीशन इज यूजफुल और इजी वेल्डिंग। आसान वेल्डिंग के लिए कौन सी स्थिति का उपयोग किया जाता है। आसान वेल्डिंग के लिए हम यूज करते सबसे जो इजी प्रोसेस है वो है फ्लैट वेल्डिंग। और इसमें कितनी तरह की वेल्डिंग्स होती हैं एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं। बेसिकली हमारी 4 तरह की वेल्डिंग पोजीशंस होती हैं। एक होती है फ्लैट पोजीशन, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, एक वर्टिकल पोजीशन और ओवर पोजीशन। चारों के डायग्राम दिए गए हैं। फ्लैट पोजीशन में हमारा जो वर्क पीस है वो पूरी तरीके से फ्लैट होता है, हमने यहाँ पे वेल्ड करना होता है। सबसे इजी प्रोसेस है, आपने फ्लैट पोजीशन पे यहाँ पे इजी तरीके से आप वेल्ड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आपका जो वर्क पीस है वो हॉरिजॉन्टली पोजीशन होता है। इजी प्रोसेस है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू फ्लैट पोजीशन, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इतना भी कोई ज्यादा खास दिक्कत होती नहीं है। वर्टिकल पोजीशन में जो वर्क पीस है वो वर्टिकली अलाइंड होता है 45 डिग्री पे। ये जो एंगल है 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। और इसकी जो वेल्डिंग होती है वो बॉटम से यानी कि हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं और एंड हम यहाँ पे करते हैं। और ओवर पोजीशन ये सबसे ज्यादा टफ पोजीशन होती है। रीजन है ओवर पोजीशन का कि क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आप वेल्ड कर रहे हो कोई मोल्टन मेटल या कोई पिघला धातु पिघल रहा है वेल्डिंग की वजह से, वो आपके ऊपर गिर जाए
तो ये एक सबसे ज़्यादा टफ जो पोजीशन कही जा सकती है वो ओवर पोजीशन होती है, और इसके लिए हाई स्किल ऑफ वेल्डर की जरूरत होती है। ये हमारी 4 पोजीशन है और उसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, फ्लैट पोजीशन सबसे ज्यादा इजी वेल्डिंग प्रोसेस होती है। अगला सवाल है व्हाट इज द डिफेक्ट इन द वेल्ड जॉइंट शोन इन फिगर। दिए गए चित्र में या फिगर में हमें डिफेक्ट बताना है, किस तरह का इसमें डिफेक्ट है। इसमें जो डिफेक्ट है यह है लैक ऑफ वेल्डिंग। अगर ये आपको जो गिवन पिक्चर है क्लियर नहीं हो रही है तो हम एक क्लियर पिक्चर शो करते हैं। देखिए लैक ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका मोल्टन मेटल वर्क पीस में, जैसे यहाँ पे है, देखिए ये 2 मेटल को हम ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन मोल्टन मेटल हमारा बिल्कुल एंड तक नहीं जा पाया है, ये थोड़ा ऊपर जाके ही रुक गया है। तो ये क्या हुआ, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ठीक है। और ये जनरली किस में ज़्यादा दिखता है, हमें बट वेल्डिंग की प्रोसेस में ये ज़्यादा दिखता है क्योंकि गैप पूरी तरीके से फिल्ड नहीं हो पाता। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन मिल्ड स्टील फिलर रोड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले मिल्ड स्टील फिल्टर रोड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है। तो जो इसका मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है हमारा रस्ट प्रूफ, हम जंग रोधक के लिए काम में या उपयोग में लेके आते हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। अगला सवाल है व्हाट इज द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या है। प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान जो होता है वो होता है अराउंड 100 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए 2 तरह की हीटिंग होती है हमारी, एक होती है हमारी प्री हीटिंग और एक हमारी होती है पोस्ट हीटिंग। प्री हीटिंग में क्या होता है कि हम जो वेल्ड जॉइंट होता है उसके एरिया को हम पहले हीट करते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, और जिसकी वजह से जो क्रैकिंग का रिस्क है प्री हीटिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। और पोस्ट हीटिंग क्या होती है, जो प्री हीट में हमने जो टेम्परेचर एक गिवन टेम्परेचर पे उसको हीट करा था उसको मेंटेन करने को ही पोस्ट हीटिंग कहते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन इवोल्यूशन होता है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, उसका टेम्परेचर हम बिल्कुल या तो थोड़ा बहुत ज़्यादा या उसके अनुपात में ही रखते हैं जो हमारा प्री हीट होता है टेम्परेचर का। उसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। जो पोस्ट हीट टेम्परेचर है प्लेन कार्बन का वो है अराउंड 100 डिग्री टू 300 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोन इन द सिंबल ए। हमें इस जॉइंट का नाम बताना। इस जॉइंट का नाम जो सिंबल ए में दिखाया गया है उसको बोलते हैं सिंगल वी बट वेल्ड। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए हर तरह के वेल्ड का सिंबल दिखाया गया है। फिलेट का सिंबल ट्राइंगल शेप का होता है, स्क्वायर बट का कुछ इस तरह का है, सिंगल वी बट का ये वाला सिंबल है सेम जो हमें यहाँ पे दर्शाया गया था। डबल वी बट का सिंबल आप तो एक बार वीडियो को पॉज करके पूरे सिंबल को आप देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म इन वर्कशॉप। जो हम कॉमन वेल्डिंग टेस्ट करते हैं किसी वर्कशॉप में वो है हमारे निक ब्रेक टेस्ट, फ्री बेंड, फ्रैक्चर टेस्ट, ये हमारे कॉमन वेल्डिंग टेस्ट है। और ये भी हमारे वेल्डिंग टेस्ट है। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये भी हमारा वेल्डिंग टेस्ट है, गाइडेड बेंड टेस्ट भी हमारा वेल्डिंग टेस्ट है, इम्पैक्ट एंड पार्टिकल टेस्ट भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज हम किसी वर्क प्लेस में इजिली कर सकते हैं वो हमारे 3 टेस्ट, ठीक है। और अभी थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं। निक ब्रेक टेस्ट को ही फ्रैक्चर टेस्ट भी कहते हैं। निक ब्रेक टेस्ट का हम यूज करते हैं बट वेल्ड जॉइंट को टेस्ट करने के लिए। फ्री बेंड टेस्ट हमारा डक्टिलिटी को दर्शाता है, और ये भी हम बेसिकली क्या चीज चेक कर रहे हैं इसमें, हम क्रैक्स को फाइंड आउट करने की या कोई सरफेस डिफेक्ट को फाइंड आउट करने का देख रहे हैं। जब हम किसी भी जो वर्क पीस है उसको हम जब बेंड करते हैं तो उसके बाद हम उसको दोबारा देखते हैं कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं आया है या कोई डिफेक्ट तो जनरेट नहीं हो गया, तो यहाँ फ्री बेंड टेस्ट में चेक करते हैं। अदर जो हमारी टेस्ट है वो है रेडियोग्राफिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, टेंसाइल टेस्ट, हार्डनेस टेस्टिंग, गाइडेड बेंड टेस्ट। ये भी टेस्ट होते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है ये बेसिकली हम वर्क स्पेस में जनरली नहीं करते हैं। हम वर्क स्पेस में फ्रैक्चर टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट दोनों सेम ही चीज है, और फ्री बेंड टेस्ट ज्यादातर उपयोग में लेके आते हैं। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ प्लांट सेट इज टू बी फिक्स्ड इन हेलमेट व्हाइल डूइंग MIG वेल्डिंग। MIG वेल्डिंग करते समय हेलमेट में किस प्रकार के लेंस छाया तय की जानी चाहिए। MIG वेल्डिंग में बेसिकली हम यूज करते हैं A/12 लेंस साइज का, और जो अलग अलग तरह की शेड्स आती हैं वो हमारी रेंज होती है 8, 9, 10, 11, 12 एंड 30। और जितना ज़्यादा नंबर हाई होता है यानी कि 8 वाला कम डार्कर होगा और 30 वाला सबसे ज़्यादा डार्कर होगा। MIG वेल्डिंग के लिए हम बेसिकली 10 से 12 तक के लेंस शेड का इस्तेमाल करते हैं, वाइल TIG के लिए हम 8 से 13 वेल्ड लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ आर्क प्रोड्यूस हमिंग साउंड। किस प्रकार के आर्क गुनगुनाती ध्वनि पैदा करता है। गुनगुनाती ध्वनि पैदा होती है हमारी लॉन्ग आर्क वेल्डिंग में या लॉन्ग आर्क लेंथ वेल्डिंग में। देखिए आर्क से अगर हम किसी वेल्डिंग के टाइम पे साउंड पे फोकस करें तो हम उससे आर्क की लेंथ का भी पता लगा सकते हैं। अगर आर्क की लेंथ बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट है, और उसकी आवाज बहुत ज्यादा क्रैकिंग साउंड होगी, जैसे कि कोई चीज हम ठोकते हैं ना तो उस टाइम पे जो क्रैकिंग की साउंड होती है कुछ इस तरह की साउंड होगी। और अगर आर्क की लेंथ काफी ज्यादा दूर है
तो जैसे गुनगुनाती साउंड होती है ना, कुछ इस तरह की साउंड वहाँ पे जनरेट होगी, क्योंकि आग क्या कर रही है, जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा आयंस उसमें एनर्जाइज होंगे, एयर्स के जो आयंस होते हैं, और आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। और जितनी ज़्यादा आग पास होगी उतनी ज़्यादा आवाज़, काफ़ी ज़्यादा तीव्र तरह की आवाज़ आएगी, पॉपिंग साउंड आएगी, जैसे कुछ छोटे छोटे पटाखे फूट रहे, कुछ इस तरह की साउंड होगी। तो आग की लेंथ की साउंड से हम ये बता सकते हैं कि हमने जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड रखा है, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की पोजीशन सही है या नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा, हमिंग साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमिंग साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है लॉन्ग आर्क लेंथ पे। आंसर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ PQR। PQR का विस्तारित रूप क्या है। PQR को बोलते हैं प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पोजीशन क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड क्या होती हैं, ये एक्चुअल वैल्यूज होती हैं जो कि वेल्डिंग टेस्ट के दौरान हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक और हम रिकॉर्ड यूज करते हैं वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू एक तरह का मानक है, यानी कि अगर ये हमारा स्टैंडर्ड है, और ये वाला है क्या कि जब हम किस वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और कंपेयर किससे करते हैं, WPH के साथ कंपेयर करते हैं, कितनी ज़्यादा हम इसके अंदर समानता है, या हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए था वो स्टैंडर्ड हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ है। सो PQR की फुल फॉर्म है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोड इन स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड वेल्डिंग में हम बेसिकली यूज करते हैं कॉपर अलॉय इलेक्ट्रोड का। और कॉपर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा चालक होता है करंट का। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। ये इसका एक डायग्राम भी है, देखिए ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड्स है। सारी जो हीट जनरेट होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का, तो सारी जितनी भी ज्यादा हीट जनरेट होगी वो कुछ इन पॉइंट पर जनरेट होगी, जिससे जो हमारा वेल्डेड मेटल है या वर्क पीस है वो काफी अच्छी तरीके से ज्वाइंट हो जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ इज थर्माइट मिक्सचर इनिशिएटेड। थर्माइट मिश्रण कैसे प्रज्वलित किया जाता है। थर्माइट मिक्सचर को हम मैग्नीशियम रिबन के द्वारा प्रज्वलित करते हैं। थर्माइट वेल्डिंग में हम आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर को इनिशिएट करते हैं, किसके साथ, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है हमारा मोल्टन यानी पिघला हुआ आयरन मेटल। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लक्स कोर वायर आर यूज्ड इन FCAW। FCAW में कितने प्रकार के फ्लक्स कोर तारों का उपयोग किया जाता है। FCAW की परफॉर्म है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग। फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स की कोटिंग होती है वो आउटसाइड ना होके इनसाइड होती है। और ये इसमें दो टाइप के फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग होती है, एक होती है हमारी गैस सील्डेड, एक होती है हमारी सेल्फ सील्डेड। और इसमें जो दो टाइप के फ्लक्स यूज होता है उसमें एक हमारा होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। हम दो तरह के फ्लक्स कोर तारों का उपयोग करते हैं FCAW में। अगला सवाल है, विच टेस्ट इंडिकेट द हार्डनेस ऑफ मेटल। हार्डनेस ऑफ मेटल यानी कि धातु की कठोरता को इंगित करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। धातु की कठोरता को इंगित करने के लिए ब्रिनल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड XX इन स्पॉट वेल्डिंग मशीन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हमें इस वाले पॉइंट का बेसिकली नाम बताना है। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो ये वाला पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट का नाम बताना था हमें। ये वाला पॉइंट जो होता है वो हमारा होता है पिवट पॉइंट। ये वाला जो आर्म है ये स्टेशनरी होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है, इसको हम रोटेट नहीं कर सकते। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये मूवेबल पॉइंट होता है, यानी कि इसको रोटेट थोड़ा सा मूवमेंट किया जा सकता है। और ये मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ये हमारा जो पिवट पॉइंट है ना, इसकी वजह से इसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, पिवट पॉइंट। जो X है ये पिवट पॉइंट को दर्शाता है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम इज यूज्ड इन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग ऑपरेशन। हैवी ड्यूटी वेल्डिंग संचालन में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हैवी ड्यूटी वेल्डिंग प्रोसेस में हम बेसिकली यूज करते हैं वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग टॉर्च बेसिकली हैवी ड्यूटी वेल्डिंग सिस्टम में यूज होती है। इसमें एक्चुअली में दो फीड्स होती है। एक होती है फीड जो वाटर को फीड करती है, यानी कि वाटर को अंदर लेके आती है। यहाँ पे वाटर अंदर आया, इसने कूल करा, इसे वाटर जब इसको कूल करेगा तो वाटर ऑब्वियसली बात है थोड़ा हीट होगा। जो गर्म वाटर है वो फिर इस नलिका से बाहर की तरफ को चला जाता है। यानी कि पूरा प्रोसेस क्या है कि पहले कूल वाटर अंदर आया, इलेक्ट्रोड को कूल करा और फिर गर्म पानी बाहर चला गया। तो ये पूरा तरीके का वाटर कूलिंग प्रोसेस है। सो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी। अगला सवाल है, विच प्रोसेस कैन इजीली वेल्ड थिन मेटल। कौन सी प्रक्रिया से आसानी से पतली धातु को वेल्ड करा जा सकता है। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की सहायता से हम पतली धातु को इजीली वेल्ड कर सकते हैं। आंसर नंबर इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज वेल्डेबल। किस प्रकार की स्टेनलेस स्टील वेल्ड करने योग्य होती है। स्थिर प्रकार की जो वेल्ड स्टील है वो सबसे बेस्ट होती है वेल्ड करने के लिए। और जो स्थिर प्रकार की
स्टील होती है उसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है और अदर एलिमेंट्स होते हैं जो जंग से बचने में मेटल की मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बिट ऑफ एन डिस्कार्डेड इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या होता है। एक खारिज जो इलेक्ट्रोड होता है उसका अंतिम बिट होता है वो होता है स्टब एंड। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा इलेक्ट्रोड है और ये जो लास्ट पार्ट है ना इलेक्ट्रोड का, इसी को हम स्टब एंड बोलते हैं और फोल्डर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन फोल्डर। ओके, सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अगला सवाल है विच वेल्डिंग प्रोसेस वेयर अ नगेट इज फॉर्म्ड इन दी वेल्ड जॉइंट। वेल्ड जॉइंट में वेल्डिंग प्रक्रिया में किस में नगेट का निर्माण होता है। नगेट का निर्माण होता है स्पॉट वेल्डिंग में। राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, स्पॉट वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हाट इज दी फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन क्या होता है। फ्यूजन जोन होता है सरफेस ऑफ द जॉइंट। देखिए ये जॉइंट का जो सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस है जॉइंट का सरफेस, इसी जॉइंट के सरफेस को हम फ्यूजन जोन कहते हैं। द फ्यूजन जोन इज द एरिया वेयर द बेस मेटल और फिलर मेटल हैव बीन कंप्लीटली मेल्टेड। यानी कि ये बेस मेटल है यानी कि वर्क पीस और ये हमारा फिलर मेटल है, इस जगह पे ये कंप्लीटली जॉइंट हो चुके हैं। इसी जगह को हम फिलर लाइन या फिलर जोन भी कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है हाउ अ पाइप इज स्पेसिफाइड। एक पाइप को किस निर्दिष्ट किया जाता है। हम एक पाइप को जब स्पेसिफाई करते हैं तो उसके आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर और लेंथ के साथ स्पेसिफाइड करते हैं। यानी कि ये इसका हमारा आउटर डायमीटर हो गया एक पाइप का, ये हमारा इसका इनर डायमीटर हो गया और ये हमारी इसकी टोटल लेंथ होगी। इन तीनों चीजों के साथ हम किसी भी पाइप को स्पेसिफाइड करते हैं। ये हमारा पाइप है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। What is the value of tan 45 डिग्री sin 45 डिग्री इज 1/√2। ठीक है, तो अगर sin 45 1/√2 है तो tan 45 कितना होता है 1 होता है। अगला सवाल है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। घनत्व, इसका राइट आंसर होगा घनत्व। डेंसिटी को मास पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन करा जाता है। अगला सवाल है इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। उस गुण को बोलते हैं फ्यूजिबिलिटी यानी गलनीयता। अगला सवाल है 529 का वर्गमूल होता है हमारा 23। अगला सवाल है विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। इनमें से कौन सा कास्ट आयरन वेल्ड करने योग्य नहीं होता। व्हाइट कास्ट आयरन हमारा वेल्ड करने योग्य नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो सिंबल है ये हमारे ग्लास का सिंबल होता है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। हमें इस टूल को पहचानना है। ये टूल हमारा होता है कटिंग प्लायर। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है विच सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर ए इज करेक्ट एज पर IS स्टैंडर्ड। IS मानक के अनुसार कौन सा सिग्नल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। देखिए जो 7:5 दिया हुआ है ना, इसका मतलब है 7 रोज है 1 2, मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 5 कॉलम्स हैं यानी 1 2 3 4 5। ये इस चीज को दर्शाना। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मिडल में जाके एंड हुआ है और इसने पूरा 5th पॉइंट तक को कवर करा है। और इसका जो इंक्लाइंड एंगल है वो अराउंड 75, जो इसका इंक्लाइंड एंगल है वो अराउंड 75 डिग्री भी। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है लेकिन एंड इसने कहीं यहाँ पे कर दिया है। थर्ड में 1 2 3 के अराउंड इसने एंड कर दिया है। और जो ये हम पर्टिकुलर बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से भी बनाते हैं हम। ये ऐसा कुछ बनता है बहुत सीधा सीधा, लेकिन यहाँ पे कैसा ये बनाया है, यहाँ पे कुछ जेड टाइप कुछ ये बना दिया है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें जो ए को इंक्लाइंड करा है बेसिकली एक डॉट को वो गलत तरीके से इंक्लाइंड करा है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस। देखिए स्टैंडर्ड ड्राइंग प्रैक्टिस में इन्होंने यहाँ पे जो मानक जो उसका लिखा हुआ है 25, ये बिल्कुल ठीक है। जो मार्किंग करी है, जो 45 की मार्किंग करी है वो एक्चुअली में होती है हमारी अंदर की तरफ को, और सेम 30 की जो मार्किंग होगी वो होगी हमारी अंदर की तरफ को। तो यहाँ पे दोनों बाहर की तरफ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम सी देखते हैं तो यहाँ की मार्किंग ठीक है, यहाँ की मार्किंग भी अंदर है और 30 मार्किंग भी अंदर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। हमें इसका सिंबल को आइडेंटिफाई करना है, बहुत सिंपल है। इस सिंबल को हम ये बेसिकली सिंबल है वाटर का यानी पानी का। ऑप्शन भी देख लेते हैं, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। अगला है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। हमें ये प्रिज्म जो दिया है इसको आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा होता है स्क्वायर प्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल है विच वन इज डॉन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कौन सी चीज हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बेसिकली किसी को अपना पासवर्ड नहीं देना चाहिए, वेदर वो अगर कोई रिलेशनशिप में हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, जिसके साथ पासवर्ड अपना डिस्क्लोज मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा